गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ऑलराइट, तो सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। अभी इस चैप्टर में जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसका तरीका थोड़ा अलग है। आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर नहीं जैसा सरफेस केमिस्ट्री है, द रीजन इज इसका नेचर थ्योरेटिकल है, इसीलिए आपको इस समय जो होमवर्क दे रहा हूं वो भी थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वैसे ही करना है, ठीक। सबसे पहला आपका होमवर्क है आज और कल के लेक्चर को रिवाइज करें। फिर दूसरा होमवर्क है आप मॉड्यूल को रीड करें। गौर करें, मैंने मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, ना बिगनर बॉक्स, ना इलस्ट्रेशन, ना कुछ ना कुछ। मैं आपसे कह रहा हूं रीड मॉड्यूल और उतना ही टॉपिक जितना क्लास में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो टॉपिक डिस्कस्ड इन क्लास जितना हुआ है उतना ही पढ़े और फिर जब आप मॉड्यूल को पढ़ ले तो उसके बाद आपको पढ़ना है एनसीईआरटी। रीड एनसीईआरटी। मैंने किसी चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कह रहा हूं। अगेन, जितना क्लास में हुआ है उतना ही, पूरा नहीं कि सब पढ़ने बैठ गए। अपनी तो आदत है इंग्लिश पढ़ने की, तो पढ़ लिया सर। जितना क्लास में पढ़ाया उतना ही पढ़ना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करना है, ओके। उसके बाद कल, क्योंकि संडे है, तो अगला वीक जो आएगा उसमें मैं आपको दूंगा मॉड्यूल का होमवर्क। तो जब मैं आपको सॉल्यूशन का मॉड्यूल का होमवर्क दूंगा ना, वो अलग तरीके का होगा। मैं एक ही दिन कहूंगा आज मॉड्यूल करके आ जाओ, तो आप उसके पहले सारा कुछ पढ़ चुके होंगे, आपने मॉड्यूल पढ़ लिया होगा, एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा, मैंने 2-3 बार पढ़वा लिया होगा। अगर आप मेरी बात मानोगे तो 2-3 बार पढ़ चुका होगा। उसके बाद आपको मैं दूंगा मॉड्यूल का होमवर्क। तो जो मॉड्यूल का होमवर्क है ना, 1.5 आवर मैक्सिमम मैक्सिमम में आप एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 तीनों निपटा दोगे। क्लियर। तो इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना है। सबसे पहले इसमें थ्योरी को बार बार पढ़ना है, एक बार नहीं बार बार, लिख लिख के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, सोते जगते जब पढ़ना है तब पढ़ो, लेकिन बार बार थ्योरी को पढ़ना है। जो मैं आपको हैंड आउट दे रहा हूं उसे रिवाइज करना है। उसके बाद सेम कंटेंट सेम टॉपिक मॉड्यूल से पढ़ना है। उसके बाद सेम कंटेंट सेम टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना है। क्लियर। तो कल जो संडे है उसमें आपको जो टाइम मिलेगा, मैं आपसे कह रहा हूं जो 7 मार्च का पेपर आने वाला है उसको अभी से प्रिपेयर कर लेना। मतलब अगला वीक कोशिश करना सॉल्यूशन आपको नहीं पढ़ना पड़े, बस रिवाइज करना पड़े। तो कल जो संडे है उसमें आप पूरा सॉल्यूशन रिवाइज करेंगे, उसे आप हैंडआउट से पढ़ेंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज 1 एंड 2 एंड 3 अगर समय मिलता है बाकी सब्जेक्ट के बाद तो उसे सॉल्व करना, नहीं तो एक्सरसाइज 2 जरूर करना, ठीक है क्या। तो ये आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का। सरफेस केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है मैंने वो बताया। जैसा खेल है वैसा नियम है और जैसा नियम है वैसी स्ट्रैटेजी है। तो जो चैप्टर है इसका नेचर क्योंकि थ्योरेटिकल है, इसीलिए हमने अपने रूल भी ऐसे बनाए हैं। ऑलराइट, तो अभी अपनी को सबसे ज्यादा फोकस करना है थ्योरी पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। शुरू करें क्या? शुरू करें क्या बच्चों? ऑलराइट, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शुरू करने के पहले क्या आप सबको ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन तीनों चीज ओके है? ऑडियो वीडियो और प्रेजेंटेशन तीनों ओके है? ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स इफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। तो यार कहानी अपनी कुछ ऐसे चल रही थी कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया एड्सॉर्प्शन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, फिर मैंने आपको बताया एड्सॉर्प्शन कितने टाइप का होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो एड्सॉर्प्शन होता है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले एक नए टर्म से आपका परिचय कराऊंगा, और वो जो नया टर्म है वो है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। बच्चों, वैसे तो आपके दिमाग में ऐसा कंसेप्ट बैठा होता है कि जब भी कभी रेट वर्ड आता है हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में आता है, लेकिन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऐसा नहीं है। जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो वो क्या है पहले वो समझते हैं। जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है उसे हम लोग डिफाइन करते हैं एक्स बाय एम। इसमें जो एम है दैट इज मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। मतलब हम लोग जब भी एड्सॉर्प्शन को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे नहीं बोलेंगे ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो गया, कम एड्सॉर्प्शन हो गया, ज्यादा धूल चिपक गई, कम धूल चिपक गई। उसे हम थोड़ा सा टेक्निकल बनाएंगे तो उसे अपन ऐसे बोलेंगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा हो गया, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो गया। तो वहां पर रेट वर्ड को डिफाइन करते हैं एक टर्म दैट इज एक्स बाय एम से। यहां पर जो स्मॉल एम है वो मास ऑफ एड्सॉर्बेंट है और जो एक्स है वो मास ऑफ एड्सॉर्बेट है, वो मास ऑफ एड्सॉर्बेट है। और जब हम एड्सॉर्प्शन पढ़ रहे होंगे तो उस पूरी प्रोसेस में जो मास ऑफ एड्सॉर्बेंट है उसे हम कांस्टेंट लेके चल रहे होंगे।
मतलब मैंने कहा कि हमें रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को बढ़ाना है, तो बच्चा मैथमेटिकली ऐसे सोचता है, सर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को बढ़ाना है तो बढ़ाने के दो रास्ते हैं, सर या तो एक्स को बढ़ा दो या तो एम को घटा दो। तो इसको हम प्रैक्टिकली सोचे तो ऐसे सोचते हैं कि अपने को धूल का अमाउंट ज्यादा चिपकाना है पंखे पे, तो दो रास्ते हैं, धूल ज्यादा चिपका दो या पंखा छोटा कर दो। तो पंखा छोटा नहीं करना है, मतलब जब हम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एड्सॉर्बेंट है उसका मास फिक्स है, तो बदल केवल कौन रहा है, मास ऑफ एड्सॉर्बेट। इज दिस क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है दैट इज x by m, वो डिफाइन ऐसे होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विद रिस्पेक्ट टू मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिफाइन होता है। आइए देखते हैं ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जिन पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो शुरुआत के जो कुछ फैक्टर हैं बहुत बेसिक है, जैसे सबसे पहला फैक्टर खुद है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। मैं आप सबसे पूछता हूं बच्चों, आप सबसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, अगर एक मेटल ए है और अगर एक मेटल बी है और जो गैस एड्सॉर्ब हो रही है वो गैस जो एड्सॉर्ब हो रही वो सी है, तो बच्चों मुझे कॉमन सेंस का जवाब ये दो कि दोनों मेटल जो अलग अलग है क्या दोनों पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन सेम होगा? क्या दोनों पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन सेम होगा? तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं होगा। तो सवाल है खेल किसका होगा, किसके बेसिस पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा तो किस पर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होगा? तो बच्चों ये जो सॉलिड होते हैं ना इनमें फ्री वैलेंसी होती है। मैं आपको ऐसे याद दिलाऊं कि आप सब ने पढ़ा होगा डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में आप सब ने पढ़ा होगा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं दे हैव फ्री वैलेंसी, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से सबसे ज्यादा होते हैं, तभी तो उनका सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जिस सॉलिड के पास जितना ज्यादा फ्री वैलेंसी होगा, जिस सॉलिड में जितना ज्यादा फ्री वैलेंसी होगा, यानी कि जितना ज्यादा वैकेंट साइट होगा ऐसा सोचो, उसमें उतना ज्यादा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा। अरे यही तो वजह है कि अगर कभी आपने पढ़ा हो हाइड्रोजनेशन, तो कहते हैं जो हाइड्रोजन गैस है वो एड्सॉर्ब है ऑन द सरफेस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम। सोडियम क्यों नहीं लिया? पी ब्लॉक का कोई कार्बन या कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं लिया? क्यों? डी ब्लॉक पर ही गैसेस एड्सॉर्ब होती हैं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट पे फ्री वैलेंसी ज्यादा होती है, यही वजह है कि उनमें रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है। मतलब एड्सॉर्बेंट को बदलोगे तो फ्री वैलेंसी बदलेगी तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बदलेगा। इन द सेम वे दूसरा फैक्टर है गैसेस। तो मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था किसे पढ़ाना आसान होगा, तो आप सबने कहा उसे जो पढ़ना चाहता है। तो मैंने कहा जो पढ़ना चाहता है वो क्यों पढ़ना चाहता है? सर क्योंकि उसके अंदर पढ़ने की इच्छा है। दिस इज समथिंग लाइक दिस, किसे एड्सॉर्ब कराना आसान होगा, किस गैस को एड्सॉर्ब कराना आसान होगा? जो गैस एड्सॉर्ब होना चाहती है। कोई गैस क्यों एड्सॉर्ब होना चाहती है? क्योंकि उसके अंदर एड्सॉर्प्शन वाले गुण हैं। एड्सॉर्प्शन वाले गुण क्या होते हैं? अट्रैक्शन। जिस गैसेस का नेचर ही अट्रैक्ट होने का होगा, जिस गैसेस का स्वभाव ही अट्रैक्ट होने का होगा, अरे उसी गैस का तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। सर ये अट्रैक्शन हम पता कैसे करते हैं? अट्रैक्शन फैक्टर को पता करना है, दैट इज ए को पता करना है। तो जिस गैस का ए जितना ज्यादा होगा उसका टीसी उतना ज्यादा होगा। मतलब अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस गैस का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो आप ये देखो किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। जिस गैस का ए ज्यादा यानी कि उस गैस का टीसी ज्यादा, यानी कि उसमें जो अट्रैक्शन वाले फैक्टर है वो ज्यादा। तो जब अट्रैक्शन वाला फैक्टर होगा ज्यादा मतलब गैसेस का स्वभाव होगा अट्रैक्ट होने का, यानी कि उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा ज्यादा। बच्चों ये जो हमने बात ऐसे कॉमन सेंस से करी, इसे मैं एक डाटा के तौर पे आपको समझाता हूं। हमारे सामने कुछ गैसेस गिवन है, दैट इज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CH4, CO2, HCl, NH3, SO2। इन सभी गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है। अगर आप ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन का टीसी है 33 और SO2 का टीसी है 430। मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, मतलब उसमें अट्रैक्शन वाले गुण सबसे ज्यादा है, मतलब उस गैस का अट्रैक्ट होने का स्वभाव सबसे ज्यादा है, मतलब उस गैस का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है। अगर सवाल कभी कुछ ऐसा आता, कुछ गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर देकर हमसे ये पूछा होता बताओ किस गैस का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो शायद बताना बहुत आसान होता। जिसका टीसी ज्यादा उसका ए ज्यादा, उसमें अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा, उसका एक्स बाय एम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा। लेकिन हमारा जो एग्जाम है वो तो मजे लेता है, वो हमें सवाल पूछता है, लेकिन जब सवाल हमसे पूछता है तो गैसेस का टीसी बिना दिए पूछता है। मतलब इमेजिन करो इसे हम एक क्वेश्चन के तौर पे फ्रेम करें, तो इमेजिन करो एक गैस हाइड्रोजन है, एक गैस नाइट्रोजन है, एक गैस CH4 है और एक गैस NH3 है। चार गैसेस दे दी,
अगर इन चारों गैसेस का सवाल ने हमें टीसी दिया होता, हमसे पूछा होता बताओ किसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, हमने बिना एक पल सोचे आंसर दे दिया होता। लेकिन सवाल में ट्विस्ट है, टीसी नहीं दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दिया। अब हमें बताना है किस गैस का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। रूल आज भी वही है, क्या? जिस गैस का ए ज्यादा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा। सवाल है ये पता कैसे करें? तो बच्चों मैंने आप सबको बीओजी में एक रूल पढ़ाया था, वही रूल मैं यहां फिर से बताता हूं। अगर कभी सवाल में टीसी नहीं दिया होगा तो ए का निर्धारण कैसे होगा मैं ये बताने वाला हूं। तो मैंने कहा बच्चों जिस गैसेस का पोलैरिटी नेचर सबसे ज्यादा होगा उस गैस का ए सबसे ज्यादा होगा। अगर हम इन चार गैसेस को देखें तो आप मुझे बताएं कौन सी गैस सबसे ज्यादा पोलर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट पोलर? तो आंसर है अमोनिया। यानी जिस गैसेस का डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा उसका पोलर नेचर सबसे ज्यादा, और जब पोलर नेचर सबसे ज्यादा तो ए वाला फैक्टर ज्यादा, टीसी होगा ज्यादा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा ज्यादा। तो जब कभी टीसी नहीं दिया होगा, कुछ गैसेस गिवन होंगी, आपको बताना होगा किसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। सबसे पहले उन गैसेस का पोलैरिटी देखना होगा। NH3 तो गेम से आउट। अब हमारे पास तीन गैसेस बची हैं, एक है H2, दूसरी है N2, तीसरी है CH4। बच्चों अब जब गैसेस हम पोलैरिटी को देख चुकेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस। अब मुझे बताओ कि बाकी बचे तीन गैसेस में कहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है? तो आंसर आता है CH4। यानी सबसे पहले पोलैरिटी को देखना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को देखना। जब सब कुछ देख चुकना, दैट इज H2 और N2 में ना तो पोलैरिटी का रूल चलेगा ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का रूल चलेगा। बताओ अब किसका रूल चलेगा? अब चलेगा इनका वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इनके साइज से डिसाइड होगा। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा उसका साइज उतना ज्यादा, उसमें वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ज्यादा, उसमें ए वाली क्वालिटी उतनी ज्यादा, उसमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा। यानी कि H2 और N2 में अब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? N2 का। फिर किसका है? H2 का। तो सारी बातों की एक बात ये है बच्चों, अगर कभी सवाल आपसे टीसी देके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पूछता है तो सो सिंपल, जिसका टीसी ज्यादा उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा। लेकिन अगर कभी सवाल आपको बिना टीसी दिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पूछता है तो आपको पता करना होगा किस गैस में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला फैक्टर है, और वो पता करने के लिए आपको इस सीक्वेंस में चलना होगा। सबसे पहले उन गैसेस का पोलैरिटी देखिए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखिए, और जब गैसेस नॉन पोलर बचे तो मॉलिक्यूलर वेट देखिए। इसी के बेसिस पर ए का डिसीजन होगा और फिर इससे बताया जाएगा कि किस गैस का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। आई होप आप सबको समझ में आया कि एड्सॉर्बेंट के बदलने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बदल जाता है, एड्सॉर्बेंट के बदलने से भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बदल जाता है। इन द सेम वे अगला फैक्टर है टेम्परेचर। बच्चों मैं आप सबसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या? ये जो एड्सॉर्प्शन होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है? ये जो एड्सॉर्प्शन होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है? आप सब ने मुझे सही जवाब दिया, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बच्चों आप सब ने इक्विलिब्रियम तो पढ़ा होगा, जहां मैंने आपको बताया था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। बोलो हाँ या ना? इसे मैं ऐसे कहता हूं बच्चों, आप सबके सामने रिएक्शन लिखी है, एड्सॉर्बेंट प्लस एड्सॉर्बेंट से बना एडसॉर्प्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है, ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक है। इमेजिन करो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? सर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब हुआ एडसॉर्प्शन का रेट कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक रूल बना लिया बच्चों, रूल हमने ये बना लिया है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इन जनरल घटता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन जनरल घटता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन जनरल घटता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन तो दो टाइप से होता है, कभी फिजिकल तो कभी केमिकल होता है। देखते हैं दोनों में घटता है कि दोनों में बढ़ता है, देखते हैं दोनों में क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन की। मैं फिर आप सबसे कॉमन सेंस का सवाल पूछूंगा। इमेजिन करो हमारे सामने ये एडसॉर्बेंट है, क्या है बच्चों? एडसॉर्बेंट है। इमेजिन करो इसकी सरफेस पे कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल एडसॉर्ब है, इमेजिन करो या एडसॉर्प्शन हो रहा है।
ये गैसेस के मॉलिक्यूल थे, इनके अंदर कुछ ए वाला फैक्टर था, इनका अपना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन था, लेकिन आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। एक बात बताओ बच्चों, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसे ऐसे समझते हैं, अभी आप सबके सामने स्क्रीन पे पेन नजर आ रहा होगा, इस पेन को पकड़ने की कोशिश करो, आसानी से पकड़ लोगे, लेकिन मान अगर ये पेन ऐसे मूव कर रहा होता, अगर इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता, फिर आपको मैंने कहा होता पकड़ो, तो कैसे पकड़ पाते? जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो अट्रैक्शन वाला फैक्टर कम होता है, जब अट्रैक्शन वाला फैक्टर कम होगा तो आप मुझे बताओ एड्सॉर्प्शन ज्यादा कि कम होगा? एड्सॉर्प्शन ज्यादा कि कम होगा? एड्सॉर्प्शन ज्यादा कि कम होगा? कम होगा। यानी कि जब हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन वो लगातार घट रहा है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वीक वॉन ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा है और धीरे धीरे करके जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो कम हो रहा है। ऑलराइट, लेकिन जब हम बात करते हैं केमिकल की, बच्चों याद करो हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था, मैंने आपको वहां बताया था केमिकल काइनेटिक्स में, याद करो याद करो याद करो, मैंने आपको वहां पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट बताया था। मैंने कहा था टेम्परेचर के बढ़ने से रेट बढ़ जाता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट बढ़ जाता है, हर 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट 2 से 3 गुना हो जाता है। बोलो याद आया? याद आया? ऑलराइट, तो हमने ऐसा जाना था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ता है। ओके, अब जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसमें केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कॉलिजन थ्योरी लग रहा है, और कॉलिजन थ्योरी कहती है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में होता है क्या है बच्चों, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और जब एक बार वो पूरा का पूरा सिंगल लेयर एड्सॉर्ब हो जाता है, कैसा हो जाता है? सिंगल लेयर एड्सॉर्ब हो जाता है। कहने का मतलब है, इमेजिन करो ये हमारा एड्सॉर्बेंट है, इसकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ते बढ़ते सिंगल लेयर पूरा का पूरा एड्सॉर्ब हो गया, लेकिन फिर भी आप टेम्परेचर बढ़ाते गए क्योंकि आपने गाना सुना था रुक जाना नहीं, आपने गाना सुना था रुक जाना नहीं, आप टेम्परेचर बढ़ाते गए, सिंगल लेयर सारा का सारा एड्सॉर्ब हो गया, जैसे ही सारा का सारा सिंगल लेयर एड्सॉर्ब हो गया, फिर भी टेम्परेचर बढ़ाते गए तो जो बॉन्ड बना था वो बॉन्ड टूटने लगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन घटने लगा। मतलब पहले बॉन्ड बनता है, फिर जब सारा का सारा बॉन्ड बन जाता है तो फिर बॉन्ड टूटता है, यानी कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पहले बढ़ता है और फिर घटता है। दिस इज क्लियर? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, तो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लगातार घट रहा था, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में पहले बढ़ता है और फिर घटता है। द लॉजिक इज, पहले कॉल्विन थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड फॉर्मेशन फेवरेबल होता है, जब सारा का सारा बॉन्ड बन जाता है तो फिर बॉन्ड टूटने लगता है। बच्चों, जब हम कभी किसी फैक्टर को पढ़ते हैं, राइट, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो जब भी हम कभी किसी फैक्टर का इफेक्ट पढ़ते हैं, तो जब हम जिस फैक्टर का इफेक्ट पढ़ते हैं तो कोशिश करते हैं बाकी कुछ ना बदल रहा, मतलब अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं केवल टेम्परेचर बदले, वहां प्रेशर नहीं बदले, वरना आप समझ नहीं पाओगे कि किसके बदलने से क्या बदला, राइट। तो जब आप ये नहीं समझ पाओगे किसके बदलने से क्या बदला, तो जिस फैक्टर को आप पढ़ रहे हो उसे समझ नहीं पाओगे। यानी कि जब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो उस समय जो प्रेशर है वो कैसा है? कांस्टेंट। और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो जो ग्राफ आपके सामने बन रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं आइसोबार। तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन का आइसोबार है, और ये दूसरा वाला ग्राफ केमिकल एड्सॉर्प्शन का आइसोबार है, क्योंकि इस दौरान टेम्परेचर बदल रहा था लेकिन जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। इज दिस क्लियर? इन द सेम वे, जब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, तो मैं बच्चों से एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन जवाब देगा। इमेजिन करो हमारे सामने ये एड्सॉर्बेंट है, बोलो बच्चों क्या है? इमेजिन करो हमारे सामने ये एड्सॉर्बेंट है, इमेजिन करो हमारे सामने यहां पर कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, आपने प्रेशर बढ़ा दिया। यार जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे? प्रेशर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो बताओ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा?
जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। मॉलिक्यूल, आपने प्रेशर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, इस वॉल से और टकराएंगे, अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। आप मुझे बताओ, प्रेशर के बढ़ाने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कि घटेगा? आप मुझे बताओ, प्रेशर के बढ़ाने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा कि घटेगा? क्या बात है, आप सबने सही जवाब दिया। सर, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है प्रेशर के बढ़ाने से बढ़ेगा। इसे मैं अब शब्दों में ना कह के मैथमेटिकली कहता हूं, इसे अब मैं वर्ड्स में ना कह के मैथमेटिकली कहता हूं और कहूंगा x by m proportional to p। अरे बोलो, x by m proportional to p। अरे बोलो, क्लियर? हुआ क्या, इमेजिन करो एक क्लास थी, क्लास में आप सारे बच्चे बैठे थे और उसी क्लास में दो साइंटिस्ट बैठे थे, दो साइंटिस्ट, राइट, और मैं टीचर। उसी क्लास में सारे बच्चे बैठे थे और दो साइंटिस्ट बैठे थे। मैंने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ प्रेशर के बदलने से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? तो सभी बच्चों ने कहा, सर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटेगा। उसी क्लास में बैठे थे दो साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का नाम था फ्रिंडलिक। क्या नाम था? फ्रिंडलिक। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था लैंगम्यूर। क्या नाम था? लैंगम्यूर। दोनों साइंटिस्ट थे। तो जैसे सभी बच्चों ने कहा कि x by m proportional to p, तो वहीं पे फ्रिंडलिक ने हाथ खड़े करके कहा, सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ। तो फ्रिंडलिक, हम लोग अब क्या पढ़ते पहले वो सुन लो, फिर अपन लौटते कहानी में, राइट? तो एक्चुअल में है क्या, ये जो आपने बहुत कॉमन सेंस से बहुत सिंपल तरीके से बताया, सर x by m proportional to p, एक्चुअल में इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझना इतना आसान नहीं है। प्रेशर के इफेक्ट को समझने के लिए हमारे सिलेबस में दो थ्योरी है, तो एक्चुअली एक ही थ्योरी है, बट मैं दो बता देता हूं। मतलब अभी जो अपडेटेड सिलेबस है ना, उसमें लैंगम्यूर नॉट सो इंपॉर्टेंट, और अभी जो हमारा नया वाला मॉड्यूल है, आपके पास नया वाला ही होगा, उसमें से लैंगम्यूर हटा भी दिया है। ओके, तो लैंगम्यूर अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? फ्लूइड। तो प्रेशर का इफेक्ट समझना इतना सिंपल नहीं है। उसे समझने के लिए हम दो थ्योरी पढ़ते हैं। नंबर वन इज फ्लूइडिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नंबर वन इज फ्लूइडिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नंबर टू इज लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसे आइसोथर्म क्यों बोल रहे हैं, आई होप आप समझ पाओगे, क्योंकि जब हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो बाकी सभी फैक्टर यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो जो ग्राफ बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्म। तो प्रेशर के इफेक्ट को समझने के लिए हमारे सिलेबस में दो थ्योरी है, एक है फ्लूइडिक, दूसरी है लैंगम्यूर। सो नंबर वन इज फ्लूइडिक, नंबर टू इज लैंगम्यूर। हमें जो पढ़ना है, हमें जो समझना है डिटेल में, वो है फ्लूइडिक, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर एड्सॉर्प्शन में कुछ इंपॉर्टेंट है तो फ्लूइडिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर? अब लौटते कहानी में। तो क्लास चल रही थी, क्लास में सभी बच्चों ने कहा, सर x by m proportional to p, x by m proportional to p। वही क्लास में दो साइंटिस्ट बैठे थे। फ्लूइडिक ने कहा, सर मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। मैंने कहा बताओ। फ्लूइडिक साहब ने कहा कि सर देखिए, मैंने कुछ सोचा है। मैंने कहा क्या? बोले जो मैंने सोचा है उसके पीछे कुछ assumption है। तो फ्लूइडिक एडॉप्शन आइसोथर्म, जब फ्लूइडिक एडॉप्शन आइसोथर्म हम पढ़ते हैं तो वास्तव में ना तो फ्लूइडिक ना तो लैंगम्यूर, ना फिजिकल के लिए है ना केमिकल के लिए। लेकिन जब फ्लूइडिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के रिजल्ट को प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकली समझा गया, तो ऐसा पाया गया कि वो फिजिकल एडसॉर्प्शन में बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। इन द सेम वे जो लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म था, ऐसा पाया गया कि वो केमिकल एडसॉर्प्शन में बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है। तो बच्चों, इसे हम ऐसे कहते हैं क्या, कि जो फ्लूइडिक है अब वो फिजिकल का सिनोनिम बन चुका है, और जो लैंगम्यूर है वो केमिकल का सिनोनिम बन चुका है। मतलब जब कभी फिजिकल एड्सॉर्प्शन का सवाल आए तो आप फ्लूइडिक से सोचेंगे, जब कभी केमिकल एड्सॉर्प्शन का सवाल आए तो आप लैंगम्यूर से सोचेंगे। द लॉजिक इज, द रीजन इज, इनके जो रिजल्ट थे, एक का फिजिकल में लगता था, एक का केमिकल में लगता था। तो फ्लूइडिक ने कहा, सर मैंने कुछ सोचा है, सोचने के पहले मैंने कुछ एजम्पशन लिया है। मैंने कहा क्या? बोले हमने जो एजम्पशन लिया है उसमें जो एड्सॉर्प्शन मान के चल रहे हैं वो सिंगल लेयर मान रहे हैं। हाँ, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, सर जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो तो मल्टी लेयर होता है। हाँ सच बात है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी लेयर होता है, लेकिन जब फ्लूइडिक का आइसोथर्म हम पढ़ रहे हैं तो फ्लूइडिक ने अपनी जो बातें करी, फ्लूइडिक ने अपने जो कंसेप्ट दिए, फ्लूइडिक ने अपनी जो इक्वेशन दी, उन्होंने सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन मान के दी। यस, दिस इज ट्रू दैट फिजिकल एड्सॉर्प्शन takes place in multi-layer, but while we are studying fluidic, you have to keep in mind his assumption was single layer adsorption। मतलब इन्होंने सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन मान की सारी बातें करी। जस्ट क्लियर? अब इन्होंने क्या करी जरा वो सुनिएगा।
तो इन्होंने कहा सर मैंने कुछ अजम्पशन लिया है, फिजिकल एडॉप्शन के लिए सही मेरा रिजल्ट लगा है, मैंने अजम्पशन ये लिया कि वो सिंगल लेयर मान के एडॉप्शन बताया है। इन्होंने कहा सर एक्चुअल में x by m प्रोपोर्शनल टू p नहीं होता। मैंने कहा तो क्या होता है? बोले x by m बराबर k इंटू p की पावर 1 by n होता है। इन्होंने कहा x by m बराबर k इंटू p की पावर 1 by n होता है। वहीं पे बैठे थे लैंगम्यूर। लैंगम्यूर ने कहा फ्रिडलिक एक बात बताओ। बोले क्या? बोले x by m प्रोपोर्शनल टू p तो बच्चों ने भी बताया। बोले x by m प्रोपोर्शनल टू p तो बच्चों ने भी बताया। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट तो किसी छोटे बच्चे ने भी लगाया। अब फ्रिडलिक तुम ये बता दो तुम्हारे मन में ये 1 by n का ख्याल कहां से आया? x by m प्रोपोर्शनल टू p ये तो बच्चों ने बताया, क्लास में बैठे बच्चों ने बताया। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट किसी छोटे बच्चे ने लगाया। अब फ्रिडलिक ये बता दो तुम्हारे मन में ये 1 by n का ख्याल कहां से आया? तो फ्रिडलिक ने कहा लैंगम्यूर से। फ्रिडलिक ने कहा लैंगम्यूर से। किससे कहा बच्चों? फ्रिडलिक ने कहा लैंगम्यूर से। लैंगम्यूर स्कूल जाते थे? बोले हाँ जाते थे। बोले स्कूल में प्रैक्टिकल करते थे? बोले हाँ करते थे। बोले मैंने भी एक प्रैक्टिकल किया। जो मैंने प्रैक्टिकल किया किसी एक सरफेस पे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को स्टडी किया। लेट्स से ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे हम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को समझ रहे हैं। तो बोले ये सरफेस है, इस पे हम रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को समझ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जैसा स्कूल में किया करते थे, लेबोरेटरी में किया करते थे, प्रैक्टिकल की फाइल में डाटा लिखा करते थे, बोले वैसे ही मैंने डाटा लिख लिया। प्रेशर लिया ए, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन लिख लिया कुछ। प्रेशर लिया बी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन लिख लिया कुछ। प्रेशर लिया सी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन लिख लिया कुछ। अलग अलग प्रेशर में हमने अलग अलग एड्सॉर्प्शन को पढ़ा। तो फ्रिडलिक ने कहा लैंगम्यूर से, लैंगम्यूर स्कूल जाते थे? बोले हाँ जाते थे। बोले स्कूल में प्रैक्टिकल करते थे? बोले हाँ करते थे। बोले जैसे वहां डाटा लिखते थे वैसे ही x by m और p का डाटा लिख लो और फिर ग्राफ बनाते हैं। तो फ्रिडलिक ने कहा मैंने एक ग्राफ बनाया, जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके बनाया, मनगढ़ंत नहीं, एक्सपेरिमेंट करके ये ग्राफ ऐसा आया। बच्चों ये जो ग्राफ है x by m वर्सेस p के बीच में, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। तो फ्रिडलिक ने कहा एक्सपेरिमेंट करके मैंने ये ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को हमने 3 रीजन में डिवाइड कराया। लेफ्ट से राइट जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो पहला रीजन लो प्रेशर का, दूसरा रीजन मॉडरेट प्रेशर का और तीसरा रीजन हाई प्रेशर का बनाया। बोले ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से ही मैंने बताया कि x by m बराबर k इंटू p की पावर 1 by n कैसे आया। बोले कैसे? बोले ध्यान से देखो लैंगम्यूर। लैंगम्यूर एक बात बताओ मेरी इक्वेशन क्या थी? तो लैंगम्यूर ने झट से कहा x by m बराबर k इंटू p की पावर 1 by n। बोले जो लो प्रेशर का ग्राफ है, बोले कैसा है? बोले स्ट्रेट लाइन। बोले इमेजिन करो ये जो इक्वेशन है इसमें हम ऐसा क्या फेरबदल करें कि स्ट्रेट लाइन बन जाए। बोले सो सिंपल, अगर इसे स्ट्रेट लाइन बनाना है तो मुझे x by m बराबर k इंटू p बनाना है, यानी कि जो 1 by n है उसे 1 बनाना है। जब 1 by n 1 होगा तभी तो x by m बराबर kp होगा। अरे भैया तभी तो y बराबर mx प्लस c होगा, तभी तो y बराबर mx प्लस c होगा। क्योंकि ये ग्राफ लो प्रेशर में ऐसा था, उससे ये पता चला कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो लो प्रेशर में तो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। उससे ये पता चला कि लो प्रेशर में जो इक्वेशन है x by m बराबर k इंटू p है, उससे ये पता चला कि जो लो प्रेशर है उसमें 1 by n की वैल्यू 1 है। इज दिस क्लियर? इन द सेम वे चलते हैं हाई प्रेशर में। तो हाई प्रेशर में अगर आप ग्राफ देखो, लो के बाद हम कहां आ गए? हाई में। अगर हम हाई प्रेशर में ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ कांस्टेंट है। तो फिर से फ्रिडलिक ने पूछा लैंगम्यूर से, अगर मेरी इक्वेशन x by m बराबर k इंटू p की पावर 1 by n है, सोचो इसमें ऐसा क्या चेंज करे कि ग्राफ कांस्टेंट हो जाए। बोले सो सिंपल, अगर कांस्टेंट करना केवल k को बचाना है, मतलब p की पावर 1 by n को 1 करना है, मतलब एक बात तो पक्की 1 by n 0 होगा, मतलब एक बात तो पक्की n इनफाइनाइट होगा। मतलब जो हाई प्रेशर रीजन है, राइट, हाई प्रेशर रीजन जिसमें x by m प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, क्योंकि ये ग्राफ कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इससे ये पता चला कि जो हाई प्रेशर है उसमें x by m बराबर k है। इससे पता चला 1 by n की वैल्यू 0 है, इससे पता चला n की वैल्यू इंफिनिटी है, इससे पता चला n 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है या 1 by n 1 से लेके 0 तक आता है। तो लैंगम्यूर ने फ्रिडलिक से सवाल पूछा था, ये तुम्हारे मन में 1 by n का ख्याल कहां से आया? तो फ्रिडलिक ने कहा ऐसा मैंने मन से नहीं एक्सपेरिमेंट करके बताया। बोले ये 1 by n होता क्या है?
बोले कांस्टेंट होता है। बोले कांस्टेंट कैसे बदलता है? बोले प्रेशर बदलने से बदलता है। बोले लो प्रेशर में कैसा होता है? बोले लो प्रेशर 1/n की वैल्यू 1 है, हाई प्रेशर 1/n की वैल्यू 0। क्लियर? अब आते हैं मॉडरेट प्रेशर में। तो लैंगम्यूर से फिर से फ्रिडलिक ने सवाल पूछा, लैंगम्यूर एक बात बताओ, ये जो मॉडरेट प्रेशर है इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कर्व? बोले कर्व। बोले कांस्टेंट तो नहीं है? बोले नहीं है। बोले स्ट्रेट लाइन तो नहीं है? बोले नहीं है। क्या ये कर्व है? बोले हाँ है। क्योंकि मॉडरेट प्रेशर में ग्राफ ऐसा आया, इसका कंक्लूजन हमने ये निकाला कि मॉडरेट प्रेशर में जो x/m है वो p की पावर समथिंग है। p की पावर 1 तो नहीं है, p की पावर 0 तो नहीं है, p की पावर समथिंग है। उस समथिंग को बोल दिया 1/n। यानी कि जो मॉडरेट प्रेशर है उसमें हमारी इक्वेशन हो गई x/m बराबर k इंटू p की पावर 1/n। यानी कि ये जो मॉडरेट प्रेशर है इसमें ये जो इक्वेशन आपकी है वो एज इट इज लग रही है। लो प्रेशर में मॉडिफाइड है, हाई प्रेशर में मॉडिफाइड है, एज पर ग्राफ वो ऐसी है। और मॉडरेट प्रेशर में फ्रिडलिक ने कहा कि जो 1/n है वो एक कांस्टेंट है और उसकी जो वैल्यू है वो 0.1 से लेकर 0.5 के बीच में है। लैंगम्यूर ने फिर से डाउट पूछा, बोले फ्रिडलिक सब कुछ तो समझ में आया, लो प्रेशर में ऐसा है, हाई प्रेशर में ऐसा है, समझ में आया, मॉडरेट प्रेशर में ग्राफ कर्व है तो इक्वेशन ऐसा होगा, समझ में आया। अब फ्रिडलिक जल्दी से ये बता दो, ये तुम्हारे मन में 1/n 0.1 0.5 कैसे आया? कैसे तुमने कहा यही वैल्यू होगी? कोई लॉजिक है या ऐसे मनगढ़ंत कहा? तो फ्रिडलिक ने फिर से कहा लैंग्वेज से, स्कूल जाते थे, वो जो हमने डाटा लिखा था x/m वर्सेस p, तो इमेजिन करो आपकी वो केमिस्ट्री की लेबोरेटरी की फाइल है, उसमें आपने एक्सपेरिमेंटल डाटा लिख रखे हैं, उन सब डाटा का लॉग ले लो। क्या ले लो? लॉग। मतलब जो डाटा आपने लिखा था उसे log x/m log p में कन्वर्ट कर लो। तो फ्रिडलिक ने कहा लैंगम्यूर से, अब एक काम करते हैं, एक नया ग्राफ बनाते हैं, और जो नया ग्राफ बनाते हैं log x/m log p बनाते हैं। हमने जो पहला ग्राफ बनाया x/m वर्सेस p बनाया, बोले अब नया ग्राफ बनाते हैं, वो जो नया ग्राफ बनाते हैं log x/m log p में बनाते हैं। बोले बना लिया। बोले अब क्या? बोले मेरी इक्वेशन क्या थी? बोले x/m बराबर k इंटू p की पावर 1/n। बोले ऐसा करो दोनों तरफ लॉग ले लो। बोले ले लिया। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इक्वेशन मॉडिफाइड होके हो जाएगी log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p। यस और नो? अब क्या था? अब इस इक्वेशन को कंपेयर करा, जो log x/m है वो है y एक्सिस, जो log p है वो है x एक्सिस। तो x के पहले जो लिखा वो है स्लोप m और ये कांस्टेंट c। मतलब ये जो इंटरसेप्ट है ये है log k और जो स्लोप है 1/n। तो फ्रिडलिक ने कहा लैंगम्यूर से, ये जो मॉडरेट प्रेशर में 1/n 0.1 से 0.5 आया, ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि मॉडरेट प्रेशर के डाटा का मैंने लॉग में ग्राफ बनाया, वहां से जो स्लोप आया ये जो 1/n है ये 0.1 से 0.5 आया। यहां से मैंने दुनिया को बताया कि जो 1/n है वो एक कांस्टेंट है जो प्रेशर के बदलने से बदलता है। लो प्रेशर में 1/n की वैल्यू 1 और हाई में उसकी वैल्यू 0 है। मतलब 1/n 1 से लेके 0 के बीच में चेंज हो रहा है और जो n है वो 1 से लेके इनफाइनाइट में चेंज हो रहा है। इज दिस क्लियर? लैंगम्यूर सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे, उनके इक्वेशन को समझा, कैसे उन्होंने 1/n बताया, लो प्रेशर में, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर में, इसे समझा। फिर लैंगम्यूर के मन में एक सवाल आया, जानना चाहते हो क्या? लैंगम्यूर के मन में एक सवाल आया, जानना चाहते हो क्या? लैंगम्यूर ने पूछा फ्रिडलिक से फिर एक सवाल। बोले यार फ्रिडलिक एक बात बता। बोले क्या? बोले जो तुमने एक्सपेरिमेंट किया उससे मुझे ये पता चला कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। बोले हाँ, प्रेशर को बढ़ाते जाओगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, पहले स्ट्रेट लाइन जैसे बढ़ेगा। बोले प्रेशर को बढ़ाते गए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बोले हाँ। प्रेशर को बढ़ाते गए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता गया। बोले हाँ। फिर बढ़ाते बढ़ाते कांस्टेंट हो गया। बोले हाँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो फ्रिडलिक कि कितना 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 भी हाई प्रेशर ले लो ये ग्राफ कांस्टेंट रहेगा? बोले हाँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो फ्रिडलिक एक प्रेशर के बाद ये ग्राफ नहीं बदलेगा? बोले हाँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो फ्रिडलिक कि एक प्रेशर के बाद जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं बदलेगा? बोले हाँ। बोले दैट्स फ्रिडलिक। क्या बोले? दैट्स फ्रिडलिक, ऐसा नहीं होगा। बोले तो फिर क्या होगा? बोले तुम हाई प्रेशर रीजन में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को समझा नहीं पाए। लैंगम्यूर ने कहा कि हाई प्रेशर रीजन में तुम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को समझा नहीं पाए। बच्चों में आपको एक फैक्ट बताऊं, ये फ्रिडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि इन द रीजन ऑफ हाई प्रेशर वो काम नहीं करता। लो प्रेशर में एक्सप्लेन करता है, हाई प्रेशर में एक्सप्लेन करता है, लेकिन फेल्स एट हाई प्रेशर।
और यहीं पर आता है मार्केट में दूसरी थ्योरी, लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। बच्चों मजे की बात यह है, ये जो आपने फ्रिडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा, अगर जैसा वो गैसेस में था, मतलब x by m बराबर k इंटू पी की पावर 1 by n, एग्जैक्टली सेम तरीके से वो सॉल्यूशन में भी अप्लाई होता है। बस फर्क इतना है, गैसेस के लिए x by m बराबर k इंटू पी की पावर 1 by n होता है, सॉल्यूशन में k इंटू सी की पावर 1 by n होता है। तो एक बच्चा मुझसे कहता सर सॉल्यूशन में कैसे एडसॉर्प्शन होगा? क्यों नहीं होगा यार, इमेजिन करिए हमारे सामने सॉल्यूशन है, राइट। अब इस सॉल्यूशन में आपने चारकोल मिला दिया, तो ये जो चारकोल है, तो इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे वो इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे, नहीं होंगे? तो वो जो इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं, वो किस कंसेप्ट से हो रहे हैं? सो द आंसर इज फ्रिडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म से, और फॉर्मूला होगा S by m बराबर k into c की पावर 1 by n। बच्चों समझ में आया? ऑलराइट, तो हुआ क्या, अब फ्रिडलिक के बाद उसी समय मार्केट में आया लैंगम्यूर। लैंगम्यूर साहब ने अपनी थ्योरी दी, और उनकी जो थ्योरी थी उनके भी कुछ अजम्पशन थे। लैंगम्यूर थ्योरी वास्तव में बहुत एलेबोरेटेड है और बहुत वास्ट है, लेकिन आप बस नाम जानना चाह रहे हो, आपको बस मैं नाम बता रहा हूं, आपको मैं हल्का से इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। हम लैंगम्यूर की गहराइयों में नहीं जा रहे कि जो लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन है उन्होंने कैसे चीजों को बताया, वो सारी बातें नहीं कर रहे, राइट। तो लैंगम्यूर के अपने कुछ अजम्पशन थे। उनका सबसे पहला अजम्पशन ये था कि उन्होंने अपनी जो थ्योरी बनाई वो केटीजी थ्योरी की बेसिस पे बनाई। तो जैसे मैं केटीजी थ्योरी कहता हूं, बच्चा तुरंत समझ जाता है, मतलब उन्होंने गैसेस के आइडियल बिहेवियर को मान के अपना अजम्पशन दिया, मतलब किसी प्रकार के इंटरेक्शन को नहीं माना। उन्होंने कहा जो गैसेस होते हैं उनका आपस में इक्वल इंटरेक्शन है या किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है। उनके जो अजम्पशन थे उसमें दूसरा अजम्पशन ये था कि जब कभी एडसॉर्प्शन होता है तो जितनी भी एडसॉर्प्शन साइट है सबकी सब बराबर है। ऐसा नहीं होगा कि पहले ज्यादा एडसॉर्प्शन हो रहा है तो दूसरे वाले में किसी इंटरेक्शन की वजह से, किसी रिपल्शन की वजह से, ऐसी सभी बातों को उन्होंने साइड में किया। मतलब द सिंपल थिंग इज, उन्होंने सिंपल एड्सॉर्प्शन को माना, किसी प्रकार के इंटरेक्शन, किसी प्रकार के रिपल्शन जैसे फैक्टर को नहीं माना। उन्होंने पहली बार कहा कि जब एड्सॉर्प्शन होता है तो साथ में दो प्रोसेसेस काम करते हैं। फ्रिडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की कमी ये थी बच्चों कि उन्होंने कहा एड्सॉर्प्शन होता है, उन्होंने नहीं कहा कि जब एड्सॉर्प्शन होता है तो कभी कभी साथ में डिसॉर्प्शन भी होता है। ये वही वाली बात है कि उन्होंने माना पंखे पे केवल धूल चिपकती है। अरे धूल शुरुआत में तेजी से चिपकती है, धीरे धीरे धूल चिपकते चिपकते एक ऐसा समय आता है जितनी धूल चिपकती है उतनी धूल गिरती है, यानी एड्सॉर्प्शन भी होता है और डिसॉर्प्शन भी होता है। और एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है पंखा गंदा होना बंद हो गया, यानी उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आ गया। ऐसा इक्विलिब्रियम आ गया, ये दोनों प्रोसेस हुए। फ्रिडलिक ने ऐसा कोई अजम्पशन नहीं लिया था, लेकिन लैंगम्यूर ने ये दोनों ही अजम्पशन लिए थे। तो उन्होंने इसे कहा कि जब एड्सॉर्प्शन होता है उसमें कंडेंसेशन और एवापोरेशन होता है। फॉर अस एवापोरेशन मींस डिसॉर्प्शन। उन्होंने ये दोनों शब्दों का प्रयोग किया था, बट अपन उसे रिलेट कर रहे हैं कैसे, डिसॉर्प्शन से, और इसे कह रहे हैं एडसॉर्प्शन से। उन्होंने कहा जब कभी एडसॉर्प्शन होता है ना, तो वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, और इन दोनों का जो रेट होता है ये डिपेंड करता है। इसे ऐसे समझते हैं बच्चों, इमेजिन करो ये पंखा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी जो पंखा है इसमें कुछ एडसॉर्प्शन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, मतलब अभी इसमें सारी की सारी साइड वैकेंट है। तो उन्होंने कहा अनकवर्ड एरिया जितना ज्यादा होगा, अनकवर्ड एरिया जितना ज्यादा होगा, यानी पंखा जितना साफ होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द अनकवर्ड। इन द सेम वे, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे कवर्ड एरिया बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डिसॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने कहा जो अनकवर्ड एरिया है उसके प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और जो कवर्ड एरिया है उसके प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। उन्होंने पहली बार माना कि जब एड्सॉर्प्शन होता है तो उसके जीवन में इक्विलिब्रियम भी आता है। इन सभी बातों को मान के उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी, और जो इक्वेशन है लैंगम्यूर की वो है x by m बराबर AP अपॉन 1 प्लस BP। फ्रिडलिक की इक्वेशन थी x by m बराबर k इंटू p की पावर 1 by n, और जो लैंगम्यूर की इक्वेशन है वो है x by m बराबर AP अपॉन 1 प्लस BP। क्लियर? तो वहीं पे बैठे थे फ्रिडलिक, उन्होंने लैंगम्यूर से पूछा, लैंगम्यूर एक बात बताओ,
ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें ए और बी क्या है? बोले वही जो तुम्हारी इक्वेशन में 1/n था। बोले क्या? कांस्टेंट। तो मतलब ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। जो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉलिड एब्सॉर्बेंट पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। ये कैसे करता है, क्यों करता है, वो सारी बातें हम यहाँ पे नहीं करते, वो आपके सिलेबस का पॉइंट नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जो ये लैंगम्यूर इक्वेशन है वो क्या है और जो फ्लूइड पे हमने सारी बातें करी वो क्या है। बच्चों अगर आप ये सारी बातें सीख गए हैं तो आप कुछ एक सवाल कर लेते हैं। सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। पहला सवाल है, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। हिंट है, आपको इसमें सोचना है फ्लूइडिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, तो फ्लूइडिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बोले तो x बाय m बराबर k इंटू पी की पावर 1/n। राइट, कैसे करें आप सबका ध्यान चाहिए। चलिए, जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने नहीं किया उनका ध्यान चाहिए। x बाय m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n। तो कैसे करें, लिसन केयरफुली। बच्चों सवाल आपसे यहाँ पे कुछ बात कर रहा है ग्राफ की, और ग्राफ में जैसे आपने एक्सिस देखा आपके मन में आया फॉर्मूला। तो एक्सिस कौन सी है? यहाँ पर जो एक्सिस है वो है log x बाय m की और log p की। अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने ग्राफ बनाया था, और इस ग्राफ का जो स्लोप आया था शायद यही होता है 1/n, यस और नो। और इसका जो ये इंटरसेप्ट था यही था log के। तो अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ें, सवाल में आपको दे रखा है इंटरसेप्ट, दे रखा है क्या, और इंटरसेप्ट की वैल्यू 0.60, मतलब अपन समझ गए कि जो log k है उसकी वैल्यू है 0.60। अब मुझे एक बात बताओ, किसका log 0.6 होता है? किसका log 0.6 होता है? जल्दी से, किसका log 0.6 होता है? ऑब्वियसली 4। यानी कि 4 की k की वैल्यू कितनी हो गई? 4। हमने k की वैल्यू निकाल ली, बहुत अच्छे। अब आते हैं हम 1/n पे। क्यों सर आप 1/n सोच रहे हो यार? मुझसे सवाल रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पूछा है, मुझसे सवाल x बाय m पूछा है, और x बाय m का फॉर्मूला जो अपने को पता है वो है k इंटू पी की पावर 1/n। k की वैल्यू हमने निकाल ली, सवाल में p की वैल्यू हमें दे रखा है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1/n। और 1/n क्या स्लोप? तो आप सब मुझे बताओ, tan 45 डिग्री यानी कि जो स्लोप है वो जो 1/n है उसकी वैल्यू कितनी हुई? 1। हमने 1/n निकाल लिया, क्लियर, खेल खत्म हो गया। तो अपने पास आ गया x बाय m बराबर k इंटू प्रेशर p इंटू की पावर 1, सॉल्व करिए कितना आएगा? 1.2। तो अपने पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आ गया 1.2। समझ पाए क्या? अपने पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आ गया 1.2। तो सिंपल फिर का एक सवाल था, x बाय m बराबर k इंटू पी की पावर 1/n फॉर्मूला लगाया। वेरी वेरी सिंपल। अगर आप समझ गए हैं तो एक सवाल और आपके लिए करना चाहेंगे, एक सवाल और है आपके लिए, करना चाहेंगे बच्चों? अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। 2 gram of charcoal having surface area this is mixed in 100 ml of 0.25 molar acetic acid solution. After some time, concentration of solution becomes 0.25 molar. What will be surface area occupied by one molecule of acetic acid? मैं सवाल आपको समझा दूं। हमारे सामने एक एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है, सवाल कह रहा है कि इसका 100 ml है और इसकी मोलैरिटी है 0.25 मोलर। ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन है, मतलब इसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो सवाल कह रहा है ये जो सॉल्यूशन है वो एसिटिक एसिड का। तो इमेजिन करो इसमें एसिटिक एसिड के ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, और कुछ उनका मोल है, कुछ उनका नंबर है। आपने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में मिला दिया चारकोल। तो ये जो मैं रेड कलर का बना रहा हूं, चलो ब्लैक कलर का बना देता हूं, ये जो मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूं ये है चारकोल। तो जैसे ही आप चारकोल मिलाए, तो जो चारकोल है एक बहुत अच्छा एडसॉर्बेंट है, राइट। चारकोल जो बहुत अच्छा एडसॉर्बेंट है, जैसे ही चारकोल को आपने इस सॉल्यूशन में मिलाया, वो क्या करेगा, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को अपने चारों तरफ एडसॉर्ब होना शुरू कर देगा। तो जैसे ही इसके चारों तरफ एडसॉर्प्शन होगा तो सॉल्यूशन में से एसिटिक एसिड कम होगा। तो सॉल्यूशन में जैसे ही एसिटिक एसिड कम होगा यानी कि कंसंट्रेशन कम होगा, और कंसंट्रेशन सवाल में दे रखा है कम होके हो चुका है 0.24 मोलर। 100 ml ही है,
सब कुछ वही है, लेकिन जो एसिटिक एसिड है वो कम हो गया। अब आपको बताना है कि इसके सरफेस पे जो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल एडसॉर्ब है, तो उनमें से एक मॉलिक्यूल ने कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया। कैसे सोचेंगे, मैं अभी आपका थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहा हूं, आंसर आपको बताना है। अंजलि ने आंसर बता दिया है, लेकिन फिर भी सभी लोग सुनेंगे। अब आपको करना क्या है, इमेजिन करो इस 2 ग्राम चारकोल में, जिसका सरफेस एरिया है 3.01 इंटू 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। इमेजिन करो इसके पूरे सरफेस में 100 मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुए होते। इमेजिन करो 100 मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुए होते, तो बताओ एक मॉलिक्यूल ने कितना सरफेस एरिया घेरा होता। आप कैसे करते, आप ऐसे ही तो करते, 3.01 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन 100। मतलब कुछ भी करके आप ये निकाल लो टोटल कितने मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुए। तो मॉलिक्यूल जैसे ही आएगा आप उससे एरिया निकाल देना। सो राइट नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल कितने मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हुए हैं। सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। अंजलि ने आंसर दे दिया है, आप सबसे मुझे आंसर की दरकार है। ऐसा सोचो ना, पहले कितने मोल थे, फिर कितने मोल बचे, कितने मोल गायब हो गए, ये सोचिए। पहले कितने मोल थे, फिर कितने मोल बचे, कितने मोल गायब हो गए, ये सोचिए। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है लाइन से। वेरी गुड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। कैसे कर रहे हैं, आओ देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसे बच्चों, चारकोल का वेट हमें दे रखा है 2 ग्राम। ठीक है, चारकोल का हमें एरिया दे रखा है 3.01 इंटू 10 पावर 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, शुरुआत में हमें पता करना है एसिटिक एसिड के कितने मोल थे। हमें पता करना है एसिटिक एसिड के कितने मोल थे। तो कैसे निकाले, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। उससे पता चला शुरुआत में एसिटिक एसिड के 0.025 मोल थे, ये शुरुआत में थे। लेकिन जैसे हमने चारकोल मिलाया वैसे एसिटिक एसिड हो गया एडसॉर्ब, तो उसके मोल हो गए कम। तो बाद में कितने हो गए, 0.024। पहले कितने थे, 0.025। बाद में कितने हो गए, 0.024। राइट, तो कितने गायब हो गए, माइनस कर दो। तो गायब इतने हो गए। तो ये कहां गायब हो गए, आपके घर चले गए कि मेरे घर, ये किसी के घर नहीं गए, ये चारकोल के सरफेस पे एडसॉर्ब हो गए। ये चारकोल के सरफेस पे एडसॉर्ब हो गए। राइट, तो इतने मोल चारकोल की सरफेस पे एडसॉर्ब हो गए, यानी इतने मॉलिक्यूल, अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इतने मॉलिक्यूल चारकोल की सरफेस पे एडसॉर्ब हो गए। अब अपन क्या कहेंगे, इतने मॉलिक्यूल ने एरिया घेरा है 3.01 इंटू 10 पावर 2। तो एक मॉलिक्यूल ने कितना, टोटल सरफेस एरिया फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्व करोगे तो आएगा 5 इंटू 10 पावर 19 मीटर स्क्वायर। कितना आसान है यार। क्लियर, क्लियर। हमने सबसे पहले पता किया, हाँ, हमने सबसे पहले पता किया कि कितना मोल इसमें से एडसॉर्ब हो गया, कितना मोल उसमें से गायब हो गया, और जितना मोल एडसॉर्ब हुआ बच्चों उसी को अपन ने पता करके सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया। आसान है क्या, आसान है क्या, से यस और नो। बच्चों किसी बच्चे को डाउट हो, रेज योर हैंड। अगर किसी को इस सवाल में डाउट हो, रेज योर हैंड। चंद्रभान पाल, यस। बरखा, नो। ओके, ऑल क्लियर, ऑल राइट। तो बच्चों अभी तक जो हमने पढ़ा, दिस वाज ऑल अबाउट एडसॉर्प्शन। अगर आपको याद हो, सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किया तो मैंने कहा हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 एडसॉर्प्शन, नंबर 2 कोलाइड्स एंड नंबर 3 कैटालिसिस। तो नंबर 1 एडसॉर्प्शन हो चुका है, अभी हम बात कर रहे हैं नंबर 2 कोलाइड्स की। लेकिन उसके पहले कुछ थ्योरी की बातें हैं। ये तो थ्योरी की बातें हैं जिसे अपन कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। मतलब ये जो एडसॉर्प्शन है आज के समय में कैसा कैसा यूज हो रहा है। तो आप सबके लिए एक होमवर्क है, इसे आप खुद से पढ़ेंगे, मॉड्यूल से पढ़ लो चाहे यहां से पढ़ लो, लेकिन एक बात इसे जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसे जरूर पढ़ लेना। क्लियर है क्या, तो कुछ एक यहाँ पे पॉइंट है उसे जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है कोलाइड्स। जैसे ही मैं सॉल्यूशन कहता हूं,
तो सभी बच्चों के मन में नमक पानी या शक्कर पानी जरूर आ जाता है। लेकिन जैसे मैं कोलॉइड कहता हूं तो बच्चों के मन में जल्दी से कुछ नहीं आता। तो मैं इसे कोलॉइड की एक विडंबना मानता हूं कि कोलॉइड कहते से ही आपके मन में कुछ नहीं आ रहा, जबकि हमारे इर्द गिर्द अगर सबसे ज्यादा कोई प्रेजेंट है तो वो है कोलाइड। लेकिन फिर भी कोलाइड शब्द बोलने से मन में फील नहीं आता क्या है कोलाइड। सॉल्यूशन बोला जाए तो तुरंत फील आता है, या तो नमक पानी है या तो ऐसा कुछ आ जाता है। लेकिन कोलाइड बोलने से ऐसा कुछ नहीं आता। बट द फैक्ट इज सबसे ज्यादा हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द अगर कोई है तो वो है कोलाइड। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज कोलाइड। एनसीईआरटी बहुत बहुत प्यारे शब्दों में लिखता है, कोलाइड इज नॉट सम स्पेशल क्लास ऑफ मैटर। कोलाइड कुछ नई चीज नहीं है, कोलाइड कुछ नया तूफानी नहीं है। कोलाइड इज वन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी मैटर। हर कोई, हर मैटर, हर चीज कोलाइड बन सकता है। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड कैसे बनता है, कोलाइड कुछ नया नहीं है। हर जगह कोलाइड बनाया जा सकता है, हर जगह कोलाइड हो सकता है। वास्तविकता में आखिर ये कोलाइड है क्या। सबसे पहले इस कोलाइड को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था थॉमस ग्राम। एंड द फैक्ट इज द वर्ड कोलाइड वाज गिवन बाय हिम इटसेल्फ। उन्होंने ही पहली बार कोलाइड शब्द को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा भैया देखो ऐसा है कि सॉल्यूशन में दो तरह की चीज होती है, एक होती है क्रिस्टलाइड, दूसरी होती है कोलाइड। लोग घबरा गए, सर कोलाइड नहीं समझ में आया था, क्रिस्टलाइड क्या है। अरे वही यार जिसे आप ट्रू सॉल्यूशन कहते हो ना, जिसे आप सॉल्यूशन कहते हो ना, वो है क्रिस्टलाइड। तो उन्होंने कहा, किसने कहा, थॉमस ग्राहम ने, कि जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो सब्सटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कभी क्रिस्टलाइड होते हैं तो कभी कोलाइड होते हैं। उनका जो ये कहने का बेसिस था, वो बेसिस था जो सब्सटेंस एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं पास हो पा रहे थे और फिल्टर पेपर से पास हो जा रहे थे, है ना। दो चीजें, एक है फिल्टर पेपर और दूसरा है एनिमल मेम्ब्रेन। जो फिल्टर पेपर से पास हो गए मतलब गुजर गए, और जो एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हुए उन्होंने कहा वो कोलाइड है, और जो दोनों से पास हो गए उन्होंने कहा क्रिस्टलाइड है। लेकिन उनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत जल्दी टूट गया, क्योंकि वो जिसे कोलाइड कहते कभी कभी वो क्रिस्टलाइड बन जाता, जिसे वो क्रिस्टलाइड कहते कभी कभी कोलाइड बन जाता। मतलब उन्होंने कहा कि जो NaCl है वो क्रिस्टलाइड है, लेकिन NaCl को जैसे हमने बेंजीन मिला के फिल्टर पेपर से पास किया तो पास हो गया, और बेंजीन मिला के NaCl को जो हमने एनिमल मेम्ब्रेन से पास कराया तो NaCl पास नहीं हुआ, मतलब वो NaCl अब क्या बन चुका, कोलाइड। कुछ देर पहले पानी में वही NaCl क्रिस्टलाइड था और वही NaCl बेंजीन में कोलाइड है। तो ये बताओ NaCl क्रिस्टलाइड है कोलाइड है। ऐसे सवाल थॉमस ग्राहम साहब के पास आने लगे, मतलब उनका जो क्लासिफिकेशन है वो टूटने लगा। वो जैसा उन्होंने कहा, जैसा उन्होंने सोचा वैसा नहीं था। इसी चीज को आसान बनाता है मॉडर्न साइंस। कोलॉइड वर्ड थॉमस ग्राहम ने दे दिया, लेकिन उसके बाद इसको जो क्लियर कट शब्दों में एलोबरेट करता है, इसको जो एक्सप्लेन करता है मॉडर्न साइंस, और मॉडर्न साइंस कहता है भाई इतना लोड मत लो। मॉडर्न साइंस कहता है इतना लोड मत लो, बहुत आसान है कोलाइड क्या होता है। हमने पूछा क्या होता है, बोले जो सॉल्यूशन है उसमें तीन तरह का सब्सटेंस होता है, उसमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल वो तीन तरह का है, या तो वो क्रिस्टलाइड है, या तो वो कोलाइड है, या तो सस्पेंशन। और मॉडर्न साइंस कहता है इस क्लासिफिकेशन के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, एंड द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और कुछ नहीं है। हमने कहा वो क्या, बोले अगर कभी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो वो ट्रू सॉल्यूशन क्रिस्टलाइड है, अगर कभी पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है तो वो कोलाइड है, और अगर कभी पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर बड़ा तो सस्पेंशन है। मतलब सारी बातों की एक बात। हमने आपसे पूछा कोलाइड क्या है, साहब कोलाइड हर वो चीज है, कोलाइड हर वो चीज बनाई जा सकती है, कोलाइड हर वो चीज हो सकती है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। आप, हम, ये दुनिया सब कोलाइड बन सकती है, बशर्ते 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आना होगा। अगर किसी का साइज रेंज इस रेंज में आ जाएगा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, तो वही कोलाइड बन जाएगा। कोलाइड आर नॉट सम स्पेशल क्लास ऑफ मैटर, दे आर वन स्टेट ऑफ मैटर। जब मैटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में होता है तभी वो कोलाइड होता है। बच्चों यहां पर कुछ एक कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात में सबसे पहला है विजिबिलिटी, किसे हम आंखों से देख सकते हैं जो बहुत बड़ा होगा, दैट इज सस्पेंशन। किसे हम बिल्कुल नहीं देख सकते, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन को हम बिल्कुल नहीं देख सकते। जो कोलाइड है वैसे तो नहीं देख सकते। इमेजिन करो मूवी हॉल में बैठे हो, अभी मूवी हॉल में लाइट जल रही है, लाइट जल रही है तो मूवी हॉल में बहुत सारे छोटे छोटे धूल के पार्टिकल होते हैं, वो आपको नहीं दिखते, वो आपको नहीं दिखते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही मूवी हॉल में सारी लाइट बंद हो जाती है,
केवल सामने स्क्रीन की लाइट दिखती है तो अब उस स्क्रीन में वो छोटे छोटे धूल के पार्टिकल नजर आने लगते हैं। धूल थे, हैं, रहेंगे, लेकिन वो पहले नजर नहीं आ रहे थे, बट अंडर सम स्पेशल सिचुएशन वो आपको नजर आने लगे। तो जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वैसे तो नजर नहीं आते, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन में कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देखे जा सकते हैं। क्यों देखे जा सकते हैं? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार। आप सबने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में आपने ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है। आप सब जानते हो जब कभी किसी पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है तो उसमें स्कैटरिंग होता है। ये है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और इसी 1 से 1000 के बीच में आएगा 400, के बीच में आएगा 700। और जो विजिबल रेडिएशन है दैट इज विब्योर, वो भी तो इसी रेंज में होते हैं ना। तो क्योंकि इससे लाइट स्कैटर्ड होती है, हमारी आंखों पे गिरती है, उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। वैसे नहीं देख सकते, बट सम अंडर स्पेशल सिचुएशन उसे हम देख सकते हैं। आगे चल के जब मैं आपको कोलाइड की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो इस पर डिटेल बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है सेपरेशन। किसे हम फिल्टर पेपर से पास कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते, इतना छोटा है कि फिल्टर पेपर से गुजर जाएगा, इतना छोटा है कि मेम्ब्रेन से भी गुजर जाएगा। लेकिन जो कोलाइड है वो फिल्टर पेपर से तो गुजर जाएगा पर मेम्ब्रेन से नहीं गुजरेगा। जो सस्पेंशन है ना तो फिल्टर पेपर से पास हो पाएगा ना तो मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा, मतलब उसे सेपरेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से बात करते हैं डिफ्यूजन की। जो जितना छोटा होता है उसमें उतना ज्यादा डिफ्यूजन होता है, जो जितना छोटा होता है उसमें उतना ज्यादा डिफ्यूजन होता है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन है, फिर कोलाइड में थोड़ा कम है, सस्पेंशन में और कम है। जो जितना बड़ा होता है उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट उतना ज्यादा लगता है। तो जब हम बात करते हैं सेटल डाउन की, तो सबसे बड़ा कौन है? सस्पेंशन। तो जो सस्पेंशन होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। मतलब अगर इसमें आप 1000 नैनोमीटर से बड़े के पार्टिकल मिला दो तो कुछ देर के बाद देखोगे सारे सारे पार्टिकल आके नीचे बैठ जाएंगे। ये कुछ ऐसा है, मिट्टी ले लो, मिट्टी है ना, बिल्कुल गीली मिट्टी। मिट्टी को कितना आप फिल्टर कर दो, कितना भी कुछ कर दो, अगर मिट्टी को मिला के आप इसमें रख दो तो लास्ट में क्या होगा? मिट्टी बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जमी जाएगी। इन द सेम वे जो कोलाइड होते हैं आसानी से तो सेटल नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे मेथड हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे सेटल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वही मैं आपको इस पूरे टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अभी तो एक छोटी सी ओवरव्यू की बात हो रही है, एक क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन में क्या अंतर है। इज दिस क्लियर बच्चों? जो कोलाइड होता है उसका नेचर क्या है, इसे ऐसे समझते हैं बच्चों। मैंने आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बारे में बताया था। मैंने कहा था जब दो सरफेसेस में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाए उसे होमोजीनियस कहते हैं, और जब दो सरफेसेस में डिफरेंशिएशन हो जाए उसे हम हेटेरोजीनियस कहते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, इमेजिन करो एक अंधेरा कमरा है, इमेजिन करो एक अंधेरा कमरा है और उसमें कहीं एक छोटा सा होल है, और उस होल से आ रही है सनलाइट। तो जैसे ही सनलाइट वहां से आती है, जैसे ही सूरज की रोशनी वहां से गिरती है, आप सबको पता है उस कमरे में जो छोटे छोटे धूल के पार्टिकल होते हैं वो हमें नजर आने लगते हैं, राइट। तो इमेजिन करो यहां से सनलाइट आ रही है, यहां पर धूल थी, लेकिन वो धूल हमें पहले नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे सनलाइट इस पे गिरने लगती है, ये जो धूल थे इसके छोटे छोटे पार्टिकल हमें नजर आने लगते हैं। एक्चुअल में ये जो धूल के पार्टिकल है दे आर इन द साइज रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। क्योंकि इनका साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, इसीलिए जैसे ही इन पे लाइट गिरती है इनको हम देख सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है बच्चों, मेरा सवाल सुनिएगा, क्या इस हवा में जो धूल के पार्टिकल आपको नजर आए, तो धूल का सरफेस और हवा का सरफेस नजर आया? नजर आने का मतलब ही होता है कि आपको उसका सरफेस नजर आया। इमेजिन करिए इस पानी में हमने शक्कर घोल दिया होता, और शक्कर घोल के मैंने आपसे पूछा होता इसमें शक्कर पहचानो, नमक पहचानो, तो क्या पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। शक्कर देख पाते? नहीं देख पाते। नमक देख पाते? नहीं देख पाते। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द सरफेस ऑफ सॉल्ट और वाटर। आप दोनों के सरफेस में अंतर पता नहीं कर सकते, आप दोनों को देख नहीं सकते, लेकिन जो हवा में धूल है उसे आप देख पा रहे हो, मींस टू से आप दोनों के सरफेस में अंतर पता कर पा रहे हो, मींस टू से सरफेसेस कैन बी डिफरेंशिएटेड। जब दो सरफेसेस का अंतर किया जा सकता है, जब दो सरफेसेस में अंतर पता किया जा सकता है बच्चों, वो होमोजीनियस नहीं, वो ही हेटेरोजीनियस होता है। क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में दो सरफेसेस में अंतर पता चलता है, इसीलिए वो हेटेरोजीनियस होता है। और जब हेटेरोजीनियस होता है तो फेज सेम नहीं, फेज डिफरेंट होता है। और आज हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में टोटल दो फेज होता है, टोटल दो फेज होता है। इसे ऐसे समझो, पानी में अगर हमने शक्कर को घोला तो शक्कर का फिजिकल स्टेट सॉलिड था, घुलने के बाद भी सॉलिड है और जमने के बाद भी सॉलिड है। लेकिन जब मैं सॉल्यूशन में शक्कर का आपसे फेज पूछूंगा तो क्या नजर आया? आपको नजर आया लिक्विड, तो आप शक्कर का फेज लिक्विड बताओगे।
अब आते हैं हवा और धूल में। तो इमेजिन करो हवा जिसका फेज है गैस, उसमें धूल मिली हुई है। तो जब आपको धूल नजर आ रही तो धूल का फेज क्या नजर आ रहा, सॉलिड, और हवा का फेज क्या नजर आ रहा है, गैस। यानी दोनों का फेज डिफरेंट है, दोनों के सर्कल डिफरेंट है, यानी कि वो एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस नेचर का होता है, और जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस नेचर का होता है। यही तो हमारी सॉल्यूशन की पहली डेफिनेशन थी, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। जो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनी मूवमेंट है, इसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ऑलराइट बच्चों, तो मैंने कहा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि उनमें हम दो सरफेसेस को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, मतलब उसमें एक से ज्यादा फेज होता है, और ये जो दो फेज होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं, एक डीपी और दूसरा डीएम होता है। इसे हम ऐसे समझते हैं बच्चों, जब हम सॉल्यूशन पढ़ते थे तो मैंने कहा सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। कोई घुला है, किसी में घुला है, कोई घुला है, किसी में घुला है, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। कोई घुला है, किसी में घुला है, लेकिन आज यहाँ कोई घुला नहीं, यहाँ मिला है। तो इसे हम ऐसे कहते हैं, इमेजिन करो ये जो है ये कमरा है, इसमें हवा है, क्या इसमें, हवा, इसमें छोटे छोटे धूल के पार्टिकल मिले, यहाँ कोई घुलता नहीं, यहाँ कोई मिलता है। घुलता सॉल्यूशन में है, यहाँ मिलता है। तो जैसे मैं कहूंगा हवा में धूल मिली है, तो धूल जो ही वो मिली हुई है, और कहाँ मिली है, हवा में। तो जो हवा हुआ उसमें मिला हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, बोले तो डीएम। और इसमें जो धूल है, इसमें जो छोटे छोटे सैंड है, उसे हम लोग बोल रहे हैं मिला हुआ है, उसे हम लोग बोल रहे हैं डीपी। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जो कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें डिफरेंट फेज होता है, एक डीपी और दूसरा डीएम होता है। बच्चों इसे एक एग्जांपल से हम और समझते हैं। इमेजिन करो हमें गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। मैं जितनी भी आपसे कोलाइड की बातें करूंगा, हमेशा गोल्ड लेके चलूंगा और आपको लास्ट में बताऊंगा हम गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों बना रहे हैं। तो इमेजिन करो हमें गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। तो इमेजिन करो हमने पानी ले लिया, अब पानी में हमें गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है। किसका बनाना है, गोल्ड का। तो एक बात बताओ, ये पानी है, गोल्ड है, मैं गोल्ड को ऐसे पानी में मिलाऊं तो क्या गोल्ड 1 से 1000 नैनोमीटर में अपने आप टूट जाएगा? क्या गोल्ड 1 से 1000 नैनोमीटर अपने आप टूट जाएगा? एंड द आंसर इज नहीं सर, अपने आप नहीं टूटेगा, हमें कुछ स्पेशल मेथड लगाने होंगे। तो इमेजिन करो कुछ स्पेशल मेथड लगा के हमने जो गोल्ड है, राइट, ये इमेजिन करो गोल्ड है, कुछ स्पेशल मेथड लगा के हमने गोल्ड को इस वाटर में डिस्पर्स कर दिया, मिला दिया, फैला दिया। हमने गोल्ड को इस वाटर में डिस्पर्स कर दिया, मिला दिया, फैला दिया। किसको डिस्पर्स किया? गोल्ड को। तो कौन डीपी है? गोल्ड। किसमें डिस्पर्स किया? वाटर में। किसमें किया? वाटर में। तो कौन डीएम है? वाटर। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें एक से ज्यादा फेज होता है, एक डीपी का तो दूसरा डीएम का होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में डीपी और डीएम ही बोलूंगा, आप इसे ऐसे रिलेट करना। कोई मिल गया, किसी में मिल गया, ये कुछ ऐसा है जैसे सॉल्यूशन में कोई घुल गया, किसी में घुल गया। जो मिल रहा है डीपी, जिसमें मिल रहा है डीएम। बच्चों जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें एक से ज्यादा फेज होता है, एक डीपी दूसरा डीएम का, इन्हीं दोनों के बेसिस पे इस कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर हम किसी चीज को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसे क्लासिफाई करना होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन को डीपी और डीएम के बेसिस पे कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया, एक बार देखिएगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। मतलब फिजिकल स्टेट अलग अलग होगा तो बनने वाला कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम अलग अलग होगा। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, अभी बताता हूं। दूसरा, इंटरेक्शन। गोल्ड और पानी, डीपी और डीएम में जो इंटरेक्शन है कि नहीं है, के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। खुद डीपी के पार्टिकल कैसे है, मैंने कहा जो डीपी है उसका साइज रेंज है 1 से 1000 नैनोमीटर। दुनिया की कोई भी चीज कोलाइड बन सकती है बशर्ते उसका जो साइज है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो जो डीपी के पार्टिकल हैं कभी बहुत छोटे होंगे तो कभी बहुत बड़े होंगे, कैसे बने होंगे इसके बेसिस पे है तीसरा क्लासिफिकेशन। तो आओ एक एक करके पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, मुझे आप सबका पूरा ध्यान चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। डीपी जिसे हम मिला रहे हैं, इसे बोल देता हूं मैं डीपी। डीएम जिसमें हम मिला रहे हैं, गैस को लिक्विड में मिलाया, बनने वाले कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे फोम। ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे चौथा, ऐसे पांचवा, छठवां एंड आठवां। बच्चों ये जो आपके सामने टेबल बनी इसे याद करना है। याद करो, क्या होमवर्क दे दूं? ये जो आपके सामने टेबल बनी है इसे आपको याद करना है, होमवर्क दे दूं क्या?
याद है, ऑलराइट। चलो एक ट्रिक बता देता हूं आपको याद करने की, ठीक है। तो ट्रिक ऐसे बता रहा हूं, हाँ ट्रिक ऐसे बता रहा हूं, इसको उल्टा देखो, उल्टा देखो तो ऐसे देखो। चलो ये मैंने लिख दिया डीपी, क्या लिख दिया, डीपी। ये लिख दिया मैंने डीएम, क्या लिख दिया, डीएम। अब डीपी जिसको मिला रहे हैं, डीएम जिसमें मिला रहे हैं, घोल नहीं रहे, मिला रहे। कभी घोल बोल दे तो परेशान मत होना, क्लियर। अब ये है डीपी, ये है डीएम। डीपी क्या क्या हो सकता है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। अब डीएम क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। गैस और गैस का कभी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता, इसी वजह से गैस और गैस का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता। गैस जब कभी किसी गैस में मिलती है तो हमेशा होमोजीनियसली ही मिलती है, हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। और जो होमो है वो हेट्रो नहीं, वो कोलाइडल नहीं। मतलब जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। तो कैसे याद रखोगे, इधर लिख लो डीपी, इधर लिख लो डीएम, एस एस एस, एल एल एल, जी जी, एस एल जी, एस एल जी, एस एल। आसान है क्या। अब ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा इसका कुछ नाम होगा, तो कैसे नाम याद रखना है एक बार देखिएगा। इनका कुछ नाम होगा, कैसे नाम याद रखना है एक बार देखिएगा, कैसे। एस एस ए जी ई ए एस एफ, यानी ये जो पहला वाला है ये है सॉल, ये जो दूसरा वाला है ये भी सॉल है। अब पहला वाला है सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और सॉलिड, तो इसे ऐसे याद रखना, दोनों सॉलिड है तो बोल देना सॉलिड सॉल, ठीक। तो सॉल सॉल, ए से बना एरोसॉल, जी से बना जेल, ई से बना इमल्शन, ए से बना फिर से एरोसॉल, एस से बना फिर से सॉल, एफ से बना फोम। तो कैसे, एस एस ए जी ई एस एफ, एस एस ए जी ई ए एस एफ, सॉल सॉल एरोसॉल, जेल इमल्शन एरोसॉल सॉल फोम। मतलब जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा तो उससे जो कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है उस कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम क्या होगा। मतलब इसे ऐसे समझते हैं, अपन नीचे चल रहे हैं ना, सॉलिड को सॉलिड में मिलाया तो उससे जो सॉल बना वो है सॉलिड सॉल। मतलब ऐसा इमेजिन करें, कभी कभी जब आप स्कूल जाते थे, याद करो, तो स्कूल में प्रिंसिपल सर का केबिन हुआ करता था, याद है। और प्रिंसिपल सर केबिन में, या हो सकता है कभी टीचर के केबिन में भी, वो एक पेपर वेट रखा रहता था, याद है। पेपर वेट वो एक मतलब कलरफुल ग्लास हुआ करता था, या अपने को भी एग्जांपल ऐसे याद करने है ना। तो पेपर वेट ऐसे कुछ कलरफुल ग्लास हुआ करता था, है ना, उसमें ऐसे कुछ कुछ बना रहता था, और ऐसे कभी कभी होता था, आपको लगता था अंदर कुछ भरा हुआ है क्या। तो आपने उसे कभी तोड़ने की कोशिश भी करी होगी, या कभी सर ने आपको आपके ऊपर फेंक के मारा होगा। तो हाँ, अंदर बहुत कुछ डिजाइन बनी रहती थी, राइट। तो उसे आपने सोचा होगा अंदर भरा क्या है। तो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, उसमें कैसे बनाते हैं, मॉल्टन ग्लास होता है, मॉल्टन ग्लास में ही जब बन रहा होता है तो उसी समय छोटे छोटे कलर के पार्टिकल मिला देते हैं। और वो जो कलर के पार्टिकल होते हैं ना, वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। तो जब भी कोई 1 से 1000 नैनोमीटर के जब भी कभी कोई 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है तो वही कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो सॉलिड को सॉलिड में डिस्पर्स किया, ये आपको एग्जांपल एक बार सोचने पड़ेंगे, एक बार मेरे साथ सोचने पड़ेंगे। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है रूबी ग्लास, जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है जेम स्टोन्स और मिनरल। तो इनमें जो कलर होता है वास्तव में किसी कलर पार्टिकल को, किसी सॉलिड को उसमें हमने मिलाया होता है, उसमें हमने डिस्पर्स किया होता है, क्लियर। उसी प्रकार से अब ऐसे समझो, सॉलिड को हमने लिक्विड मिला दिया, इमेजिन करो लिक्विड है, अब लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हैं, तो लिक्विड में सॉलिड मतलब नमक मिला रहे, अब नमक मिला के सॉल्यूशन बन गया। तो अपने को सॉल्यूशन नहीं बनाना, अपने को कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना। अब कोलाइडल सॉल्यूशन आपको पता है कि जिसको मिला रहे हैं उसका साइज 1 से 1000 होना चाहिए, मतलब क्रिस्टलॉइड से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा वो थोड़ा गाढ़ा बनेगा। कैसे बनेगा, गाढ़ा। भाई अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा थोड़ा गाढ़ा बनेगा। अब पानी और शक्कर, पानी ना बिल्कुल पतला बनता है सॉल्यूशन। तो ऐसे याद रखो कि हम सॉलिड को जब लिक्विड में मिला रहे हैं, राइट, तो उससे कौन कौन सा बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। जब भी कभी किसी भी चीज में फ्लूइडिक नेचर आता है, कैसा नेचर आता है, फ्लूइडिक, मतलब आपको लगेगा बह रहा है। चीजें जब बहती हुई नजर आती है, जब फ्लूइडिक नेचर आता है उसे बोलते हैं हम सॉल्ट, ठीक। अब यहाँ पे कुछ नाम रखे जाते हैं। अगर कभी डीएम वाटर है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोसॉल्ट। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि सॉलिड को सॉलिड मिलाया, लिक्विड को सॉलिड, अब सॉलिड को लिक्विड मिलाया, तो जो लिक्विड है अगर वाटर हो गया
तो जो सॉल है उसका नाम रख देंगे हाइड्रोसॉल। अगर वो लिक्विड बेंजीन हो गया बोल देंगे बेंजोसॉल, अल्कोहल हो गया अल्कोसॉल, एयर हो गया एरोसॉल। तो जब भी कभी किसी में फ्लूइडिक अपीयरेंस आता है, फ्लूइडिक नेचर आता है, उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं सॉल। क्लियर? तो यहाँ पे कैसे याद रखोगे, इंक हो गया, पेंट हो गया। जो पेंट होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, तो पेंट कैसे बनाते हैं, जो कलर है उसको मैं आगे बताऊंगा अभी प्रिपरेशन मेथड में। तो जो कलर है उसको हम लोग क्या करते हैं कि चक्की जैसा सिस्टम इमेजिन करो, मिल है, मिल में ऐसे काफी देर तक ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कि वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, राइट? इन द सेम वे सॉलिड और गैस, इमेजिन करो सॉलिड को हमने गैस में मिला दिया और सॉलिड को हमने गैस में ऐसे मिलाया कि वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, मतलब बहुत बड़ा नहीं, ऐसा नहीं कि हवा में पत्थर पत्थर मिला दिया, ऐसा नहीं है ना सर, हवा में हमने पत्थर मिला दिया। तो बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं। तो जब हमने सॉलिड को गैस से मिलाया उसे क्या बोलेंगे, एरोसॉल। नाम तो अपन ने याद ही कर लिया, SSA, ए बोले तो एरोसॉल। अब इसके क्या एग्जांपल है, जैसे कि डस्ट, हवा में धूली तो है, जैसे कि स्मोक, जैसे कि सूटी एयर, इसे अपन बोलते हैं एग्जांपल ऑफ एरोसॉल। इन द सेम वे अगला है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड को हमने, सॉरी, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को हमने सॉलिड में, मेरी बात समझिएगा, सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे थे और लिक्विड को सॉलिड में मिला रहे हैं, ठीक है? तो नाम सबसे पहले वो तो अपने याद हो गया ट्रिक से। अब कैसा होगा थोड़ा ये फील करना, सॉलिड में हम लिक्विड को मिला रहे हैं तो सॉलिड मतलब बहुत हार्ड है, उसमें लिक्विड मिला लिया तो हल्का हल्का सॉफ्ट होगा। लिक्विड में सॉलिड को मिला रहे थे तो लिक्विड हल्का हल्का गाढ़ा होगा। मतलब ज्यादा, इस वाले में, सेकंड वाले में ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर लिक्विड वाला होगा, इसमें ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर सॉलिड वाला होगा। जिसमें मिला रहे हो उसी के जैसा होगा। तो इमेजिन करो ऐसे कौन से सॉलिड हैं जो थोड़ा सा हल्का सा मतलब सॉफ्ट है, जो थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉलिड नहीं है, ट्रू सॉलिड नहीं है। तो जब सोचे तो क्या क्या मिलता है, इसका नाम है जेल। तो सबसे पहले तो खुद जेल से आ जाता है वो जेली बेली जो आप लोग खाते हो, ठीक? फिर जो बूट पॉलिश है, जो कर्ड है, जो चीज है, ये सब एग्जांपल है जेल के। इन द सेम वे लिक्विड, लिक्विड को हम लोग बोलते हैं इमल्सन। इमल्सन का केस हम लोग अलग से पढ़ते हैं तो ये याद हो जाता है। अब आपको याद ये रखना है कि जब हमने एग्जैक्टली पनीर भी चलेगा, बिल्कुल, एक बच्चे ने एग्जांपल दिया पनीर, अरे वाह बेटा बहुत बढ़िया। तो जैसे हमने लिक्विड को लिक्विड में ऐसा कोई इनोवेटिव एग्जांपल दे दें, सोचोगे तब दिमाग काम करेगा। एक्सेप्टिंग नहीं, आपको सोचना है, आसपास आपको कोलाइड ढूंढना है। मैंने यही तो कहा, ये कोलाइड की विडंबना है कि हमारे इर्द गिर्द सबसे ज्यादा कोलाइड है, फिर भी हमें नहीं पता कोलाइड कौन है। तो आपको आसपास कोलाइड ढूंढे, जहां बैठे वहां कोलाइड ढूंढो। क्लियर? तो लिक्विड को लिक्विड मिलाया, उसे हम लोग कहते हैं इमल्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, याद करना है क्या, जो मिल्क है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। मतलब लिक्विड को हम लिक्विड मिला रहे हैं, कोई लिक्विड है किसी लिक्विड में डिस्पर्स है तो उसका नेचर तो लिक्विड ही होगा। कोल्ड क्रीम हो गया, आप देखें जो कोल्ड क्रीम है बहुत ज्यादा लिक्विड है लेकिन थोड़ा सा थिक पेस्ट जैसा होता है। बटर हो गया, है ना? जब हम बटर की बात करें या हेयर क्रीम की बात करें तो आपको मिल्क याद रखना है अलग से, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। ये सारे एग्जांपल आपको याद करने होंगे, इन्हें ऐसे फील कर करके पढ़ने होंगे। एक दो एग्जांपल होता तो ट्रिक होता, एग्जाम में कुछ नया एग्जांपल आ जाता है जो आपने नहीं सुना होगा, तो आपको ऐसे लॉजिक से ऐसे फील करके समझना होगा वो दिखता कैसा है, वो होता कैसा है, ठीक है? इन द सेम वे अगला है हमारे सामने, लिक्विड को हमने गैस मिलाया। अब गैस है, गैस में लिक्विड है, तो छोटे छोटे लिक्विड का पार्टिकल इमेजिन करो गैस में, छोटे छोटे लिक्विड 1 से 1000 नैनोमीटर बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, एरोसॉल। फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो गया, दिस आर एन एग्जांपल ऑफ एरोसॉल। इन द सेम वे अगला है, गैस को हमने डिस्पर्स किया सॉलिड, तो सॉलिड है उसमें गैस को डिस्पर्स कर रहे हैं। तो जब सॉलिड है मतलब बिल्कुल कड़ा है, हार्ड है, ट्रू सॉलिड है, उसमें आपने गैस मिलाया तो उसका जो नेचर होगा ना, गैस जैसे हल्का हल्का उसमें छोटे छोटे बबल जैसा होगा, रहेगा तो गैसियस नेचर ही रहेगा, तो सॉलिड वाला नेचर ही, पर थोड़ा थोड़ा बबल आ जाएगा। तो सोचो ऐसे कौन कौन है, जैसे कि ब्रेड हो गया, रहता हार्ड है पर थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट है क्योंकि गैस को उसमें डिस्पर्स कर दिया। जैसे कि केक है, दिखता सॉलिड है, रहता हार्ड है, पर उसमें गैस आ गया तो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया। एग्जैक्टली तो जैसे कि रबड़ है, जैसे कि ह्यूमस स्टोन है, जैसे कि कॉर्क है। तो ये सारे एग्जांपल आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है क्या? स्पॉन्ज, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल स्पॉन्ज, बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगला है, गैस को हमने डिस्पर्स किया लिक्विड, तो लिक्विड है उसमें गैस को कर रहे हैं। आप सबने मेटलर्जी में पढ़ा होगा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो जब से ही लिक्विड में गैस को अपन डिस्पर्स करते हैं तो बनता है फ्रॉथ। तो जो फ्रॉथ है ना, अपने आप में एक फोम है और इसीलिए इसका नाम है फोम। तो कैसे एग्जांपल है, अब सोचो ऐसे आसपास कहां कहां फोम है, तो आप खुद अपने देख सकते हैं कि जितनी विप्ड क्रीम है, शेविंग क्रीम है, सोडा वाटर है और जो सोप लेदर है, ये सब के सब एग्जांपल है फोम के। ये सारे एग्जांपल आपको याद करने हैं,
ये सारे केसेस आपको याद करने। एक बच्चा मुझसे पूछा सर गैस सिलेंडर में क्या होगा, सोचो नीरा, सोचो बेटा। उसको लग रहा है कि सिलेंडर जो कि सॉलिड है उसके अंदर गैस को डिस्पर्स किया। बेटा सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, डिस्पर्स नहीं है। डिस्पर्स का मतलब उसमें मिल जाना। एक एक बच्चा मुझसे डाउट पूछा गैस सिलेंडर में क्या होगा। बहुत बहुत अच्छा सोचा आपने, क्रिएटिविटी ज्यादा हो गई है सर। ओके चलिए, ये था पहला क्लासिफिकेशन, इसे याद कैसे करना है, एग्जांपल, ये सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। मेरी बात सुनिएगा, जब भी मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो दो सॉल्यूशन लेके चलेंगे। एक हम लेके चलेंगे गोल्ड सॉल्व और एक हम लेके चलेंगे स्टार्च प्लस वाटर, ठीक है। पहले एक बार इसको समझना। इमेजिन करो आपके हाथ में थोड़ा सा स्टार्च, इमेजिन करो उसको पानी मिला दिया। इमेजिन करो आपके पास गोल्ड है और गोल्ड को पानी मिला दिया। मैं आप सबसे पूछता हूं पहला सवाल, क्या आप स्टार्च को जानते हो? क्या आप स्टार्च को जानते हो? क्या आप स्टार्च को जानते हो? स्टार्च जानते हो? स्टार्च, अच्छा बताओ, आलू है ना, पोटैटो, ऑल राइट। तो पोटैटो में जो स्टार्च होता है, जब हम पानी मिलाते हैं तो पानी मिलता है कि नहीं मिलता? पानी में घुलता है कि नहीं घुलता? पानी में मिलता है कि नहीं मिलता? अरे बोलो ना जल्दी से। मतलब आलू को पानी में धुले तो धुलता है कि नहीं धुलता? धुल जाता है। मतलब जो स्टार्च है पानी में मिल जाता है। अब मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, जो स्टार्च है ना बहुत छोटा नहीं होता। स्टार्च का जो साइज है ना वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर बीच में होता है। इसीलिए जब स्टार्च को आप पानी में मिलाते हैं, द वर्ड आई एम यूजिंग इज मिलाते हैं, तो वो यहाँ पे बनाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर? अब मान लो मुझे गोल्ड और पानी का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो गोल्ड और पानी का जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो अपने आप बनेगा, हमें कुछ मेथड लगाने होंगे। अपने आप तो गोल्ड 1 से 1000 नैनोमीटर नहीं बनेगा, यस और नो, हमें लगाने होंगे कुछ मेथड। क्लियर? तो जैसे ही गोल्ड का सॉल्व हमने बनाया, हमें कुछ स्पेशल मेथड लगाने होंगे तो कहीं जाके बनेगा, अपने आप नहीं बनेगा। बच्चों एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्टार्च प्लस वाटर का जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, गोल्ड प्लस वाटर का जो हमने कोलाइडल सॉल्व बनाया, अब मैं बोल रहा हूँ सॉल्व, ठीक है, जो हमने बनाया, बताओ किसे आसानी से बनाया, विच इज इजी टू प्रिपेयर, विच इज इजी टू प्रिपेयर, बोलो बोलो, विच इज इजी टू प्रिपेयर, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, स्टार्च वाला गोल्ड वाला, स्टार्च वाला। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो स्टार्च और वाटर है ना, तो स्टार्च पानी में मिल रहा है, मतलब जो स्टार्च है वो डीपी है और जो पानी है वो डीएम है। ये जो हमारा पहला कोलाइडल सॉल्यूशन बना, इसमें डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन है। जब कभी डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन होता है, जब कभी डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसे हम लोग कहते हैं लायोफिलिक। फिलिक यानी कि लविंग यानी कि अट्रैक्शन। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना बिब्लियोफाइल, मतलब बुक्स लविंग, तो जब भी फाइल वर्ड लग जाए यानी लविंग। जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि बिब्लियोफाइल, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि लायोफिलिक फाइल। तो जैसे ही फाइल लग गया, लायोफिलिक यानी कि सॉल्वेंट लविंग। सॉल्वेंट, लायो मतलब हो गया सॉल्वेंट, राइट। अब जो सॉल्वेंट है दैट इज डीएम, तो जो डीएम के साथ इंटरैक्ट करे, लायोफिलिक। और लायोफोबिक का मतलब है जिसमें डीपी और डीएम इंटरेक्शन ना हो। ध्यान से सुन लो, लायोफोबिक का मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे याद रखते हैं, सर ये सॉल्वेंट लविंग है और लायोफोबिक है सॉल्वेंट रिपेलिंग। नहीं, वो रिपेलिंग नहीं है, और उसी से आपके सारे कंसेप्ट बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा लायोफिलिक में डीपी और डीएम में इंटरेक्शन है, और लायोफोबिक में डीपी और डीएम में इंटरेक्शन नहीं है। इंटरेक्शन नहीं है का मतलब ये नहीं रिपल्शन है, का मतलब है ना तो अट्रैक्शन है ना तो रिपल्शन है। द फर्स्ट कंसेप्ट, जब कभी डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन होगा तो हम कहेंगे लायोफिलिक, और जब कभी डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा, उसे हम कहेंगे लायोफोबिक। गोल्ड प्लस वाटर, इसमें गोल्ड और पानी के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लायोफोबिक। स्टार्च और वाटर में, स्टार्च और वाटर के बीच में अट्रैक्शन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक। तो जब भी मैं आपसे लायोफिलिक की बात करूं, सबसे पहले आपके मन में एग्जांपल आ जाए स्टार्च और वाटर का। जब भी मैं लायोफोबिक की बात करूं, आपके मन में एग्जांपल आ जाए गोल्ड और वाटर का। क्लियर? बच्चों एक बात बताओ, किसमें इंटरेक्शन है, पहले आपको बताना है, बाद में हम देखेंगे किसमें इंटरेक्शन है। किसमें डीपी और डीएम में इंटरेक्शन है, आपको जवाब देना है। फर्स्ट में किसमें इंटरेक्शन नहीं है, किसमें इंटरेक्शन नहीं है। सेकंड में किसे बनाना आसान है, किसे बनाना आसान है, किसे बनाना आसान है, फर्स्ट को। किसे बनाना मुश्किल है, सेकंड को। एक बच्चा मुझसे कहता है सर सेकंड वाला जो है जिसे बनाना मुश्किल है, जिसमें इंटरेक्शन भी नहीं है, तो सर वो बनता कैसे है, कैसे गोल्ड पानी में मिला रह जाता है।
क्यों गोल्ड सारा सारा नीचे सेटल नहीं होता? मैं एक लाइन कह रहा हूं और जब भी एक पूरा टॉपिक चलेगा ना, इस लाइन को मैं जस्टिफाई करूंगा, और लाइन ये है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन के बनने की वजह चार्ज है और खत्म होने की वजह चार्ज है। अगर लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है तो वो इसीलिए बनता है क्योंकि ये जो यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल है, इनके पास चार्ज होता है, और ये चार्ज ही है जो उनको जिंदा रखता है, और ये चार्ज ही है जो एक दिन उनको यहां से गायब करता है। चार्ज ही उसके बनने की वजह है और चार्ज ही उसके खत्म होने की वजह है। क्योंकि इसमें चार्ज होता है तो लगातार रिपल्शन होता है, और इसी रिपल्शन की वजह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन जिंदा रहता है। जी हाँ, ये सच है, इसमें डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन नहीं है। जी हाँ, ये सच है, इसे बनाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये बनता है, और फिर भी ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, गोल्ड का जो सॉल्व होता है ना, मेमोरी के लिए, माइंड से रिलेटेड डिसीज के लिए बेस्ट मेडिसिन है। इन द सेम वे सिल्वर का सॉल्व, आजकल जब इम्यूनिटी बूस्टर का दुनिया भर में तरह तरह की दवाई आ रही थी, तो वहीं पे अगर आप देखो तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा सिल्वर का सॉल्व बिक रहा था। सिल्वर का सॉल्व इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। मतलब ये जो सॉल्व है, इनका बहुत बड़ा मेडिसिनल पर्पस है। तो गोल्ड का जो सॉल्व है, उसे बनाने के लिए हमने गोल्ड को वाटर में डिस्पर्स किया। ये सॉल्व बनता है, उसके पीछे वजह है चार्ज। चार्ज क्यों आता है, क्या होता है, कैसे होता है, मैं सब बताऊंगा। अभी तो हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं कि आखिर जो लायोफिलिक है, लायोफिलिक है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है। बच्चों, इन्हीं बात को हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा, जो लायोफिलिक होता है वो सॉल्वेंट लविंग होता है, जो लायोफोबिक होता है वो सॉल्वेंट रिपेलिंग होता है, सॉल्वेंट हीटिंग होता है। लेकिन जब हम सारी बातें करेंगे तो आप हीटिंग का मतलब रिपल्शन नहीं लेंगे, आप हीटिंग का मतलब लेंगे ना तो वहां पे अट्रैक्शन है, ना तो वहां पे रिपल्शन है। इज दिस क्लियर? तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं? तो सबसे पहला पॉइंट, इन्हें बनाना आसान है, लायोफोबिक बनाना मुश्किल है। कौन ज्यादा स्टेबल है? तो जो लायोफिलिक है वो ज्यादा स्टेबल है, और जो लायोफोबिक है वो कम स्टेबल है। क्यों वो ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि इंटरेक्शन है। लेकिन जो लायोफोबिक है उसमें इंटरेक्शन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवर्सिबिलिटी। मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर मैं पॉइंट हटा देता, मैं आप सबसे पूछता हूं, बताओ कौन रिवर्सिबल है? लायोफिलिक रिवर्सिबल है कि लायोफोबिक रिवर्सिबल है? कौन? अपना लॉजिक लगा के, आपके सामने एग्जांपल है, वो स्टार्च और पानी वाला और गोल्ड और पानी वाला, इसको सोचो, कौन रिवर्सिबल है? सोचो सोचो। जैसे ही मैं कहता हूं कौन रिवर्सिबल है, तो बच्चे मुझे तरह तरह का आंसर देते हैं। अब आपको क्या सोचना, जल्द सुनिएगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। सवाल क्या पूछ रहा हूं? लिसन केयरफुली। इमेजिन करो, हमारे सामने यहां पर, आपसे पूछ रहा हूं मैं, हमारे सामने यहां पर स्टार्च और वाटर का सॉल्व, बस आखिरी पॉइंट है, लिसन केयरफुली। हमने क्या किया, सारा का सारा पानी एवापोरेट कर दिया, सारा का सारा पानी एवापोरेट कर दिया। जब हमने सारा का सारा पानी एवापोरेट कर दिया, तो आप मुझे बताओ कंटेनर में कौन बच गया? स्टार्च और वाटर में हमने सारा का सारा पानी एवापोरेट कर दिया, एवापोरेट करने के बाद कौन बच गया? स्टार्च, राइट। फिर आते हैं सेकंड कंटेनर में, जिसमें भरा था गोल्ड और वाटर। तो गोल्ड और वाटर में भी हमने सारा का सारा पानी एवापोरेट कर दिया। जैसे हमने सारा का सारा पानी एवापोरेट किया, बताओ लास्ट में कौन बच गया? बताओ लास्ट में कौन बच गया? लास्ट में बच गया गोल्ड। अब हमने फिर से पानी मिलाया, बताओ पहले के जैसा कौन हो गया? हमने फिर से पानी मिलाया, बताओ पहले के जैसा कौन हो गया? कौन आसानी से बन गया? कौन पहले जैसा हो गया? द आंसर इज स्टार्च। गोल्ड सारा का सारा नीचे सेटल डाउन होगा, फिर से पानी मिलाने से गोल्ड का सॉल्व नहीं बनेगा। आपको फिर से मेथड लगाने होंगे, फिर से सारा लॉजिक लगाना होगा। इसीलिए कहा जाता है जो लायोफिलिक है वो रिवर्सिबल है, और जो लायोफोबिक है वो इरिवर्सिबल है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। बच्चों, आज की क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज यहीं तक करते हैं। मैं क्लास का हैंडआउट आपसे शेयर कर रहा हूं। होमवर्क कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, राइट? तो एक सेकंड दीजिएगा, मैं हैंडआउट शेयर कर रहा हूं। एक बच्चे ने लिखा है, सर 12 अक्टूबर से लेकर आज तक क्लास, आज तक कभी भी आपकी क्लास में टाइमिंग का पता नहीं चला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आप ऐसे पढ़ते रहे। क्लास का हैंडआउट शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा।
आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आएगा। पॉपअप की मदद से आज के क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर सकते हैं और यही सेम हैंडआउट मैं लिंक पर भी सेव कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।